हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो और आप सभी अपनी जो भी आपके एम हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करें। नया वर्ष आप सबके लिए शुभकामनाएं लेके आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे 30+ मेथड्स ऐसे यहाँ पे बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब कई नए नए मेथड्स भी पूछे जा रहे हैं जो आपकी जानकारी में नहीं होते हैं, और इस तरह से अलग अलग टर्म्स के द्वारा उनको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपकी तैयारी UGC नेट के लिए, आपके सेट के एग्ज़ाम, और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी यहाँ कर सकते हैं, GS की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में GS का भी पोर्शन आता है, तो सब्जेक्ट के अलावा GS का भी पोर्शन यहाँ पर तैयार किया जाता है, और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी मैं यहाँ करवाती हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सभी को पता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ये सभी के लिए, चाहे आप सेट की परीक्षा दे रहे हो या नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और हम लोग 2024 में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी को टारगेट में रखकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फिर से आप सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, टीचिंग मेथड्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो टीचिंग अप्रोच हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक टीचर सेंटर्ड मेथड, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड अप्रोच यहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब जो आपकी पारंपरिक शिक्षण विधियाँ थी वो आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड में आती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड। और फिर होता है दूसरा लर्नर सेंटर मेथड। तो टीचर सेंटर्ड में क्या था कि कुछ कमियां पाई गई, जैसे कि वहाँ पर जो लर्नर्स था ये पैसिव मोड पे रहता था, लर्नर की सहभागिता वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती थी। अगर उसको कुछ क्वेरीज भी है तो क्या है, वो पूछ नहीं पाता है। तो इस तरह से ये क्या था, ये पारंपरिक शिक्षण विधियाँ थी, इसमें टीचर के ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें होती थी। टीचर जैसा चाहे वैसी वो अपने पढ़ाई को करवा सकता था, बच्चों को वैसा सिखा सकता था। ठीक है, तो अधिकतर आपने देखा है ना, लेक्चर मेथड्स होते थे जो पहले गुरुकुल वगैरह में होता था, तो क्या था, श्रवण है ना, श्रुति माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो कंटेंट कैसे डिलीवर होता था, व्याख्यान के द्वारा। यहाँ पर लर्नर सेंटर मेथड में क्या होता है, ये स्टूडेंट ड्रिवन होता है, इंटरएक्टिव लर्निंग अप्रोच होता है। यहाँ पर टीचर के साथ साथ लर्नर जो है वो भी जो है एक्टिव मोड पे रहता है। ठीक है, पैसिव लर्नर नहीं है, निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं यहाँ पर होता है, ये इसकी सहभागिता भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारे अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। अब इसी में ही आपको मेथड्स पढ़ने हैं कि कौन सा मेथड किस तरह से होता है, उसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर टीचर सेंटर मेथड की बात करें तो देखिए, यहाँ पर टीचर की भूमिका जो है सेंट्रल माध्यम में होती है, मतलब जो वो है सेंट्रल में ही होगा, जो टीचर है उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, है ना। तो इंग्लिश की स्लाइड यहाँ पर है। तो टीचर इज द सेंट्रल अथॉरिटी गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। और कंटेंट डिलीवरी कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन इज प्राइमरी डिलीवर्ड थ्रू लेक्चर्स, लेक्चर प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर मटेरियल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पर किस तरह होगा, तो पैसिव होगा, पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव एंगेजमेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, और उनके पास क्या है, वो एक्टिव रहने के लिए बहुत सीमित लिमिटेड साधन होते हैं। अगर टीचर कहता है कि हाँ कुछ पूछना है तब तो पूछ लो, नहीं तो क्या होगा, टीचर को जैसे लेक्चर देना है उन्होंने दिया, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये हो जाती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। डिसीजन में बात करें तो शिक्षक ही है पाठ्यक्रम, गति और मूल्यांकन विधि के संबंध में निर्णय लेता है। ठीक है, लर्नर की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट और परीक्षाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है टीचर सेंटर्ड मेथड्स। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। अब देखिए लर्नर सेंटर मेथड में क्या होता है, यहाँ देखिए, ये इसकी हिंदी वाली है। यहाँ पर जो शिक्षार्थी की भूमिका है, यहाँ पर ये एक्टिव मोड पे रहते हैं और अपने सीखने के अनुभव को रुचि और आवश्यकताओं के आधार पे आकर देते हैं। ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट होगा वो इस हिसाब से सीख सकते हैं। यहाँ पर उनको पूरी स्वतंत्रता है लर्नर को, ये लर्नर सेंटर अप्रोच है। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी ना वो इंटरएक्टिव होगी। यहाँ पर जो लर्नर की है वो पार्टिसिपेंट्स करेगा, इंटरएक्टिव लर्निंग होगी, और वो पार्टिसिपेट कर सकता है, सक्रिय रूप से चर्चा, समस्या समाधान इन सब में भाग लेगा। निर्णय लेने में भी क्या है कि वो लक्ष्य निर्धारित करने में योगदान देने, विषयों को चुनने और मूल्यांकन विधि में भी छात्रों की भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अब मूल्यांकन विधियों में यहाँ पर देखिए परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, इस शब्द को समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन, जिसको
हम पीयर इवेल्युएशन कहते हैं, पीयर असेसमेंट, और सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें आत्म प्रतिबिंब, ये सारे रूप शामिल होते हैं मूल्यांकन के लिए। यहाँ पर पोर्टफोलियो, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो समझ लेते हैं ये क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या है? एक तरह का कलेक्शन है, किस चीज़ का? जहाँ पर स्टूडेंट्स के वर्क का अचीवमेंट जो उसने भी प्राप्त किया है, और रिफ्लेक्शन है ना, तो कंपाइल्ड ओवर टाइम टू शो केस स्किल, एक तरह की शो केस स्किल होती है जिसमें कि छात्रों के कौशल का विकास और सीखने के अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक शोकेस में क्या होता है, चीज़ों को दिखाया जाता है ना, आप वहाँ पर देख सकते हो आराम से। तो सारी चीज़ें आपके सामने एक प्रेजेंटेशन होती है, सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इसी तरह से पोर्टफोलियो होता है जहाँ पर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड डिजिटली यहाँ पर होता है। पोर्टफोलियो ऑफन इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियाँ, जैसे कि प्रोजेक्ट, एसेज, आर्ट वर्क और सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं जो व्यक्ति की प्रगति और क्षमताओं का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस शोकेस को देखने से जो है लर्नर के बारे में सारी जानकारी आपको इस शोकेस के माध्यम से पता लग जाती है। और इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो इवेल्युएशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, एंड एज ए टूल फॉर शोकेसिंग अकॉम्प्लिशमेंट इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। तो इस तरह से पोर्टफोलियो वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर कुछ आपको, जैसे कि कंपनीज वगैरह में होता है, तो वहाँ पर एक शोकेस बना दिया जाता है और सारी चीज़ें उस एक फिगर को देखने से पता लग जाती है स्टूडेंट के बारे में, या जो भी कुछ एम्प्लॉई है उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, तो उसकी जो है, जो भी स्किल्स है, जिस चीज़ में भी उसने अचीवमेंट ली है, या उसके जो भी उसके अंतर्गत, मतलब अंदर जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इवेल्युएशन के लिए, इसका यूज़ ज़्यादा हम करते हैं, असेसमेंट के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। तो एक तरह का टूल है पोर्टफोलियो। ठीक है, इवेल्युएशन टूल है। अब देखिए यहाँ पर टीचर सेंटर मेथड की बात करें तो इसमें क्या है, लार्ज ग्रुप मेथड, जैसे कि ग्रुप के हिसाब से भी, अगर आप बहुत बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंडिविजुअली तो सबको नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो वहाँ पर हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं। लेक्चर मेथड सभी को पता है कि इसमें टीचर एक्टिव होगा और लर्नर पैसिव होंगे, है ना। तो एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ठीक, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में जब लोग हैं तो हमें फीडबैक कहाँ से मिलेगा। ठीक, उसके बाद आता है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, लेक्चर मेथड में लेक्चर जैसे कि दिया और उसी के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ, प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर लेक्चर के साथ साथ टीचिंग एड की सहायता से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं, है ना। तो जैसे कि हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री तो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हमने ग्लोब के साथ साथ चीज़ों को बताया कि ये स्टेट यहाँ पर था, यहाँ के राजा ऐसे थे, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, 2 या 3 शिक्षक क्लास में, मतलब एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कुछ पढ़ाएगा, इस तरह से करके वो जो है क्लास में एक ही समय में अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, एक ही टीचर सारी चीज़ें नहीं पढ़ाएगा, तो सबकी अपनी स्किल होगी। तो यहाँ पर विचार गोष्ठी, पैनल डिस्कशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीम टीचिंग होती है जिसको कि जो है हर कोई जो जिसमें भी उसकी योग्यता, जिसमें उसकी जो है महारत हासिल होगी, वो चीज़ें वो वहाँ पे करेगा। ठीक है, टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति है तो सभी को पता है कि इसमें क्या होगा, ये एडल्ट लिसनर के लिए। यहाँ पे छोटे बच्चे तो नहीं इसे समझ पाएंगे। छोटे बच्चों को क्या हम सिखाते हैं, याद करने के मेथड से, है ना, अनुकरण विधि। तो यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं तो इसके लिए टीवी या ऑडियो आपका अच्छा रहेगा। वीडियो में क्या होगा कि मतलब टेलीविज़न या वीडियो की बात करें तो वीडियो में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। टेलीविज़न में आपको सारी चीज़ें होंगी, ऑडियो वीडियो दोनों होगा, तो इस तरह से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। रिव्यू स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है, तो समीक्षा। यहाँ पर समीक्षा से मतलब क्या होता है, जानकारी लेना, पता करना। ठीक है, तो रिव्यू लेना। शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता लगता है कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं, सिलेबस कितना हो गया है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये मेथड अच्छा है नहीं है, है ना, तो कितना अभी सिलेबस बाकी कितना है। तो इस तरह से रिव्यू स्ट्रेटजी ये होती है। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, इसी को क्या कहते हैं, सोक्रेटिस मेथड भी कहते हैं, सुकराती विधि। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। कभी इस तरह से पूछे तो वही प्रश्न उत्तर विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है ना। क्वेश्चन आयर आप कहाँ यूज़ करते हो, तो हम उसमें एवेल्युएशन टूल्स में यूज़ करते हैं ना। जैसे कि आपको जब कहीं किसी का एवेल्युएशन करना होता है ना, तो कैसे आप यूज़ करते हो, रिसर्च में भी आपने पढ़ा है इन सारे टूल्स को। क्वेश्चन आयर बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ना, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो ये सारे चीज़ें क्या है, टूल्स हैं आपके, है ना। तो क्वेश्चन आयर आप बनाते हो, प्रश्नावली बनाते हो,
फिर प्रश्नों का निर्माण करते हो, मतलब प्रश्नावली बनाओगे, प्रश्नों का ही निर्माण करोगे उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर प्रस्तुतिकरण करोगे प्रश्नों को, और इस तरह से नवीन ज्ञान। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के सामने नई निकल के जो लर्नर्स हैं इनके सामने नई चीज़ें भी कुछ आती हैं। तो ये हो जाता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जो कि सोक्रेटिस ने बहुत यूज़ किया था, सुकरात, है ना। तो ये हो जाती है आपकी। अब उसके बाद देखिए जो लर्नर सेंटर मेथड है, ये इंडिविजुअलाइज मेथड होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत। इसमें क्या होगा, जो रोल होगा वो लर्नर का खुद का होगा। तो असाइनमेंट, जैसे कि कहा है, असाइनमेंट में क्या होता है, यहाँ पे छात्रों को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ भी टॉपिक पे उनको असाइनमेंट, आपने भी बहुत किए होंगे, है ना, तो असाइनमेंट मिल जाते हैं और आपको कंप्लीट करके देने होते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र होकर यहाँ पर कार्य किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या इसी को प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं। तो ये किसकी थी, ये ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे बीएफ स्किनर, इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, बीएफ स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऐसे भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कार्यक्रमित अनुदेशन इसको भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षण सामग्री को कई छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपकी, इसमें एक तो होती है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एक ब्रांचेस, है ना। तो इस तरह से ये होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ों को बताया जाता है और फिर यहाँ पर उनके सामने रखा जाता है। तो वो खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए छात्र के ज्ञान की फिर यहाँ पर जांच की जाती है। तो प्रत्येक पद का जैसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ रख दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे छात्रों का इवैल्यूएशन किया जाता है और फीडबैक भी मिलता जाता है। तो जब ये देखा जाता है कि छात्र को मतलब ये वाला स्टेप सही से क्लियर हो गया है, तभी उसको आगे बढ़ने के लिए फिर उसको परमिशन मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। कौन थे इसके प्रतिपादक, बीएफ स्किनर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, या इसी को कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कहें, तो कंप्यूटर के माध्यम से, यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से क्या होगा कि अधिक शीघ्रता से जानकारी प्रदान की जाएगी और सीखने के लिए इंटरेक्टिव बनाया जाएगा, है ना। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी यहाँ पर, है ना। ये हो जाती है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। उसके बाद इंटरेक्टिव वीडियो क्या होता है, यहाँ पर जो ये व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ये दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी समय लगता है क्योंकि इंटरेक्टिव वीडियो है, परस्पर संवादात्मक वीडियो, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ये समय लगता है और यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षार्थी अपने कार्यों के परिणाम के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इंटरेक्टिव वीडियो का सार क्या है, अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुति। तो ये इंटरेक्टिव मतलब वीडियो के माध्यम से यहाँ पे इंटरेक्टिव बनाया जाता है चीज़ों को, और इस तरह से जो है स्टूडेंट तो लर्नर तो काफ़ी मतलब उसको इंटरेक्टिव टीचिंग यहाँ मिलती है, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। ओपन लर्निंग, ये आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में आप पढ़ते हो ना, या किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको ना क्लासरूम की ज़रूरत है, ना कोई टाइम टेबल चाहिए, ना ही कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल चाहिए, कोई नहीं मतलब कोई यहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन लर्निंग होती है, मतलब एक तरह के इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब आपकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप जॉब के साथ साथ भी यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे कि इग्नो, है ना। तो इस तरह से यहाँ हमने ओपन लर्निंग के बारे में पढ़ा। ये मुक्त अधिगम होता है, ठीक है, किसी भी क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है और उनके एडमिशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी हो। तो इस तरह से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी। बस यहाँ पर जब आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत टीचर कोई नहीं सामने होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पर भी होता है डाउट सेशन, मगर तुरंत नहीं हो सकता है कि आपको अभी कोई प्रश्न उठा मन में कि ये क्यों हुआ और हम तुरंत इसका समाधान ले लें, ठीक है। सिमुलेशन सतत अनुकरण। सिमुलेशन में क्या होता है, इस मेथड में ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल रियल हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल होती हैं, और फिर उस कंडीशन में जो लर्नर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ये हो गया सिमुलेशन, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है। उसके बाद देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, अन्वेषण विधि इसी को कहते हैं, और ये डिस्कवरी मेथड, ठीक है। इन दोनों को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। तो दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या होती है, खोज विधि या अन्वेषण विधि। अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती विधि है, जिसको हम खोज विधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो खोज विधि होती है इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है, और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जिसको हमने डिस्कवरी मेथड कहा, ठीक है। तो ये आपकी डिस्कवरी मेथड हो जाती है। हिस्टोरिकल जो है मेथड भी हो सकता है, डिस्कवरी मेथड हो सकता है। ये आपकी किस में होती है,
जो कि सोशल स्टडीज़ के जितने सब्जेक्ट होते हैं। और जो आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड है ये वैज्ञानिक विषयों और वर्तमान से संबंधित है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंस किसका है, संबंध मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से है, सामाजिक विषय और आपके वैज्ञानिक विषय, है ना। तो ह्यूरिस्टिक मतलब खोज, अन्वेषण, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी यहाँ पर, ये मेथड हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, तो अभी आपने देखा, मैंने आपसे कहा था कि 30+ आपको ऐसे मेथड्स बताए जाएंगे। तो कितने हो गए, यहाँ पे देखा आपने 14 मेथड्स हमने पढ़ लिए, है ना। उसके बाद देखिए मिक्स्ड मेथड्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम टीचर और लर्नर दोनों को ध्यान में रख के बातें करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका ग्रुप में होता है, तो ये एक तरह से क्लासरूम डिस्कशन भी हो सकता है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ आपका ये ग्रुप डिस्कशन हो जाता है जिसमें कि समूह में परिचर्चा होगी, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद सेमिनार की बात करें तो सेमिनार क्या है, इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय या मुद्दे मतलब या कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर अपना तैयारी करते हैं, पेपर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन मतलब कोई भी आपके ऑफिस वगैरह में होगा जहाँ पर कि फॉर्मल चीज़ें होंगी, है ना। तो इस तरह से 3 से 5 छोटे समूह में बांटा जा सकता है। और क्लासरूम में पूरा क्लास होता है ना, सबको जो है सबकी सहभागिता होती है। तो जो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करें तो देखिए ग्रुप की बात में तो यहाँ पर कई तरह से हो सकता है। एक तो पहले प्लान करके हो सकता है, पूरा थोड़ा प्लान करके, पार्टली प्लान, है ना, आंशिक रूप से जिसको कह सकते हैं, या आपका अनियोजित कोई अनप्लान, तो वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। सेमिनार की बात करें तो यहाँ पर एक पेपर वर्क आपको तैयार करने को दिया जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक या कई यहाँ पर जो है आपके प्रशिक्षु होते हैं, दिए गए विषय मुद्दे या समस्या के और यहाँ पर पेपर तैयार करते हैं, है ना। तो ये हो जाती है आपकी सेमिनार। सेमिनार से लाभ क्या होगा, इस विधि में जो आपके सहभागी हैं इनके प्रस्तुति कौशल का विकास होता है, जो इनकी स्किल को बढ़ावा मिलता है ना। तो इस तरह से किसी विशेष विषय को तैयार करने और योगदान देने का यहाँ पर अवसर मिलता है। तो सबके सामने वो प्रॉब्लम आती है और लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें लिमिटेशन क्या है कि समय काफ़ी लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये कई तरह की हो सकती है। छोटी तो क्लास लेवल पे हो गई, अगर मेन की बात करें तो डिपार्टमेंट के आधार पे हो गई या संस्था के आधार पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती हैं। तो इस तरह से जो सेमिनार है, संगोष्ठी, इनके कई टाइप्स हो जाते हैं। पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन में क्या होगा, 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है और यहाँ पर कोई भी डायरेक्टेड या अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। तो ये हो जाता है पैनल डिस्कशन। तो 6 से 8 समूह का सदस्य होगा और इस तरह से किसी भी जो है मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो इस तरह से अगर ये जो है यहाँ पर अधिक अच्छी तरह से आयोजित की गई है तो ये सिंगल स्पीकर फोरम मंच से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से इसको थोड़ा सा प्लान करना भी मुश्किल होता है कि सिंगल फोरम हो और स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक हो, ठीक है। तो ये हो जाती है पैनल डिस्कशन। यहाँ पर 6 से 8 समूह के लोग होंगे और किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसे यहाँ पर जो है उनको सामने जो बोलने के लिए दिया जाता है, कोई भी डिस्कशन होता है ना। तो सभी को अपनी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। फिर आती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होती है, यहाँ पर आपको कोई समस्या दे दी जाती है, अब उससे संबंधित जो भी जिसके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंट करता है। तो टीचर क्या करेगा कि उनको अपने बोर्ड पे लिखता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी छात्रों को समस्या का समाधान ढूंढने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है। तो ये हो जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, या इसी को मस्तिष्क झंझावात, विचार मंथन या विप्लव विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सा नाम आप ब्रेन स्टॉर्मिंग ही याद रखिए, है ना। तो ये हो जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ से क्या होंगे, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो इस तरह से सबके लिख लिए जाते हैं, यहाँ पर सारे नोट डाउन कर लिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सा ज़्यादा सटीक है। तो इस तरह से क्या होगा, क्रिएटिविटी यहाँ पर जनरेट होती है ना। और यहाँ पर क्या होगा, किसी भी विषय में मतलब यहाँ पर कोई भी विषय दे दिया जा सकता है और सबकी देखा जाता है कि कितने वो जागरूक हैं, उनकी कितनी पावर है, मतलब यहाँ पर किस तरह से वो अपने को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो किसी की भी विचार की आलोचना नहीं की जाती है, कोई भी विचार कैसे भी दे रहा है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग अक्सर पूछा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड आपको पता है कि जॉन डेवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, और उन्होंने यहाँ पर उनको ही मतलब संस्थापक के रूप में माना जाता है। और छात्रों के सामने क्या होता है, एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, छात्र अपना हल निकालने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हैं,
ठीक है। और टीचर क्या करेगा, एज ए गाइड का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग विथ डूइंग है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर जो है खुद से करने, मतलब खुद से करके सीखने का यहाँ प्रयास किया जाता है। ट्यूटोरियल्स पता ही है कि आपको एक तरह का शिक्षण देना। केस स्टडी आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पर आप रिसर्च में बहुत पढ़ा आपने, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी, जब आपके जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम वाली स्टडीज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो केस स्टडी के बारे में आपको पता ही है। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो वहाँ पर ऐसा ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों की यहाँ पर एक झलक दी जाती है और प्रत्येक सदस्य जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर करता है। तो क्या होगा, तुरंत फीडबैक भी मिलता है ना। तो इस तरह से जो शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और पारस्परिक, है ना, तो मतलब विषय वस्तु से संबंधित जैसे कि साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का यहाँ पे नाटकीय रूपांतर किया जाता है। तो रोल प्लेइंग में मतलब जैसे कि अगर जिन लोगों ने बीएड वगैरह किया होगा तो वहाँ पे क्या था, माइक्रो टीचिंग, है ना। तो माइक्रो जो आपकी टीचिंग होती थी तो वहाँ पे कैसे क्लासरूम में ही आपको करना है। उन्हीं में से जो कुछ स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, एज ए रोल प्ले करेंगे कि वो स्टूडेंट हैं, और उन्हीं में से एक जो है वहाँ पर एक अपना लेक्चर देगा। तो ये स्टूडेंट ही जो वहाँ पे बच्चों का रोल कर रहे हैं ना, यही बताएंगे कि अच्छा तुमने ऐसा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, है ना। तो इस तरह से चीज़ें बीएड में होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है रोल प्लेइंग। डेमॉन्स्ट्रेशन आपको पता है कि यहाँ पर जो है चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है ना। तो इस तरह से ये हो जाती है, मतलब प्रदर्शन के लिए आप क्या करोगे, आप तो क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब डिजिटल है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को स्लाइड के माध्यम से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और टीचिंग एड्स इसी में आते हैं आपके, है ना। तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, प्रदर्शन। तो इस तरह से चीज़ों को समझाना आसान होता है, जैसे कि बायो वगैरह के प्रैक्टिकल में कि कोई चीज़ हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन स्लाइड वगैरह के माध्यम से चीज़ों को दिखाया जाता है ना। तो इस तरह ये हो गया आपकी जो मिक्स्ड मेथड्स हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि फिर आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नेट के एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है ना कि हर बार कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अब इतने ईजी क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें से कुछ ना कुछ एक ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट अलग सा आ जाएगा जो आपने कभी नहीं सुना है। तो इसी तरह से कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए दो तरह की होती हैं, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, है ना। तो कोऑपरेटिव में क्या है आपकी, यहाँ पर कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में अंतर होता है। कोऑपरेटिव सहयोगी या सहकारी, कोलैबोरेटिव सहयोगपूर्ण, ठीक है। थोड़ा सा इनका ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या होता है, इनके ग्रुप स्ट्रक्चर और इनके टारगेट के आधार पर दोनों में फ़र्क होता है। तो देखिए ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने वाले छोटे समूह शामिल होते हैं, ठीक है। एक समान टारगेट होगा और इस तरह से क्या होगा, छोटे समूह, यहाँ पर छोटे समूह होंगे और समान लक्ष्य की बात करेंगे, ठीक है। और फिर ग्रुप मेंबर को अक्सर भूमिकाएं या कार्य सौंपे जाते हैं। तो जो ग्रुप मेंबर हैं ऑफन हैव असाइन रोल और टास्क, तो इस तरह से टास्क उनको दिया जाएगा। ईच स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप सक्सेस, सब जो भी स्टूडेंट है, प्रत्येक स्टूडेंट क्या जो है ग्रुप के सक्सेस में यहाँ पर योगदान होता है, ठीक है। वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा परफॉर्मेंस करने में। टीचर का रोल क्या है, टीचर में प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटर ग्रुप डायनामिक, वो यहाँ पर उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, परस्पर निर्भरता पर जोर, सफलता समूह के सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये हो जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर टारगेट पे ध्यान दिया जाता है कि लक्ष्य क्या है आपका, है ना। तो आपका टास्क जो होगा उस पर यहाँ पर, तो सामूहिक प्रयास पर यहाँ पर जो इसकी सफलता निर्भर करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव में क्या होता है, समूह के सदस्यों के बीच समान भागीदारी और साझा निर्णय लेने पर जोर देती है, ठीक है। तो जो समूह संरचना होगी इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग एमंग ग्रुप मेंबर, ठीक है। ये हो गया। टास्क डिवीजन क्या होगा, तो इसमें ज्वाइंट प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होगा आपका यहाँ पे संयुक्त योजना, समस्या समाधान और निर्णय लेना पे। अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, व्यक्तिगत जवाबदेही की बात करें तो समूह के सदस्य परिणाम के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, ठीक। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के बजाय मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है, यहाँ पे मॉनिटर नहीं करता है। कोऑपरेटिव में क्या था, मॉनिटरिंग कर रहा था। कोलैबोरेटिव में क्या होता है,
ये क्या होती है, सहयोगपूर्ण सीखना है ना। तो सभी को यहाँ पर वो सहयोग प्रदान करता है, सीखने के निर्देशित करने के बजाय इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि तुम ऐसे करो ऐसे, यहाँ पर वो मार्गदर्शन करता है, वो बताता है। समानता पर जो सभी सदस्यों को समान योगदान करता माना जाता है, सफलता एक साझा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पर समान योगदान करता माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में होती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं तो इस तरह से मुझे भी नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो ये हो गया। फिर ऐसे ही कुछ आती है आपकी थिंक पेयर शेयर, है ना। इसी में आती है आपकी थिंक पेयर शेयर। आपका थिंक पेयर शेयर में क्या है, यहाँ पर जैसे कि आप किसी के साथ जो बैठते हैं, मतलब जैसे क्लासरूम में आपका जो सहपाठी होता है बगल वाला, उसके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पर कठिन प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और उनको फिर कहा जाता है कि अपने जो पेयर है ना उसको उसके साथ साझा करो। फिर विद्यार्थियों से पूरी कक्षा के साथ अपने दृष्टिकोण साझा करने को कहा जाता है ना। तो ये हो जाता है आपका थिंक पेयर शेयर। ये भी आपके उसमें पूछा गया था कोलैबोरेटिव लर्निंग में। फिर देखिए, और इसी तरह नाम आपका आया था जस्ट इन टाइम टीचिंग, JITT। यहाँ पर छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा करना असामान्य बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट इन क्लास जो है चर्चाओं की नींव रखता है ना, जस्ट इन टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा कि पढ़ने को नहीं, मतलब यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्कशन है वो इन क्लास, जस्ट इन टाइम, है ना। तो इस तरह से इन क्लास, क्लास के अंदर जो भी डिस्कशन होता है वो होता है जस्ट इन टाइम टीचिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। कुछ टीचिंग के जो नाम थे ना वो नेट के एग्जाम में आपके ये पूछे गए, थिंक पेयर शेयर, है ना। फिर देखिए, फिर आपसे ये भी नाम पूछा गया है फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम क्या है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये एक अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है, जहाँ पर जो आपकी पारंपरिक कक्षा गतिविधियों को कक्षा के बाहर ले जाया जाता है। मतलब यहाँ पर समस्या समाधान और चर्चा जैसे होमवर्क कार्यक्रमों को अंदर लाया जाता है। मतलब छात्र वीडियो रीडिंग के माध्यम से घर पर निर्देशात्मक जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उन चीज़ों को पढ़ते हैं। कक्षा का समय सक्रिय सीखने, सहयोग और अवधारणाओं को लागू करने के लिए समर्पित होता है। मतलब प्री क्लास प्रिपरेशन होती है, इन क्लास एक्टिविटीज़ होती है, फ्लिप क्लासरूम है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। तो स्टूडेंट लर्न कंटेंट एट होम एंड अप्लाई इट इन क्लास, ये इसका सिंगल लाइन में अगर कहें तो ये इसका पूरा मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लर्न कंटेंट को लर्न करते हैं घर पे और उसके बाद क्लास में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इन क्लास एक्टिविटीज़ होती है, एप्लीकेशन होता है एंड प्रैक्टिस होती है, और होमवर्क रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होमवर्क में उनको अच्छा किया है, कैसा किया है, तो होमवर्क कार्यों को फिर यहाँ पर किया जाता है और इसके उनको पुनर्बलित किया जाता है, रीइंफोर्समेंट उनको दिया जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यहाँ व्याख्यान जैसी पारंपरिक कक्षा गतिविधियों को कक्षा के बाहर, तो जैसे पहले क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या था, क्लासरूम में ही हो रहा है आपका, है ना, लेक्चर मेथड दिया जा रहा है, बच्चा एक्टिव है नहीं है, वो बस उसको जितना बता दिया उसने उतना सुन लिया, है ना। तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्री क्लास प्रिपरेशन, बच्चे को हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा। वो पहले घर से चीज़ों को पढ़ के आएगा, क्लास में उन चीज़ों को करेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उन पर डिस्कशन किया जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, एप्लीकेशन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर होमवर्क रेनफोर्समेंट। तो इस तरह से वीडियो रीडिंग के माध्यम से घर पर यहाँ पर जोड़ते हैं और कक्षा का समय जो होता है उसको एक्टिव लर्निंग में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी फ्लिप क्लासरूम, ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर क्या है, फोकसेस ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है इसमें क्या होगा, एक ऐसी मेथड्स होती है जहाँ पर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कंटेंट डिलीवरी के बजाय यहाँ पर जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है इसमें जटिल समस्या, यहाँ पर ऐसा एक सिनेरियो मतलब प्रेजेंट किया जाता है जहाँ पर उनको महत्वपूर्ण सोच, सहयोग और ज्ञान के एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। तो अपना वो कितना अप्लाई कर पाते हैं, ये हो जाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो मतलब समस्याओं को एक किस तरह से वो अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर किस तरह से सुलझाएंगे, ये चीज़ें होती हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब यहाँ पर जो ये होती है ना, इसमें अप्रोच एम टू
leverage the strength of both traditional and digital learning to enhance the overall educational। तो इसका इस दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक आपके ट्रेडिशनल मेथड थे और डिजिटल शिक्षा दोनों की ताकत का लाभ उठाना है ना। कैसे? इस मिक्स्ड जो टीचिंग सेटिंग है इसमें छात्र अतिरिक्त रीडिंग, सहयोगी परियोजनाओं या मल्टीमीडिया संसाधनों को पहुंचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए व्याख्यान और चर्चा के लिए व्यक्तिगत कक्षाओं में भाग ले सकता है। तो ये हो जाती है ब्लेंडेड लर्निंग। यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और एसेसिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, है ना। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और इसमें रीडिंग करेंगे, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीमीडिया पहुंचने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, ठीक है। और डिस्कशन के लिए क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल क्लासरूम में भाग लेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी और डिजिटल भी। तो इतना याद रखिए कि ब्लेंडेड मतलब क्या है, मिश्रित, है ना। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल और जो आपकी डिजिटल है दोनों का ही यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक। फ्लिप्ड में क्या था, पहले से मतलब बच्चों को हर जगह एक्टिव रहना है ना। पहले वो खुद पढ़ के आएगा, खुद ही यहाँ पर प्रॉब्लम भी जो उसको दी जाएगी उसको सॉल्व करेगा, फिर आप उसको मतलब एप्लीकेशन उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी है और फिर होमवर्क भी खुद करके लाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लिप क्लासरूम हो गया था और ये ब्लेंडेड लर्निंग हो गई। फिर इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये छोटे क्लासेस के लिए होती है। व्यवहार की नकल या नकल करके सीखने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई चीज़ क्या होती है, पहले करके दिखाई जाती है, फिर वैसे कहा जाता है इसको तुम भी करो ऐसे, है ना। तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने किया होगा तो वहाँ पे यही होता है कि इस तरह से बता दिया जाता है, फिर आप उसको करो, है ना। तो ये हो जाती है इमिटेशन मेथड। इसलिए बताई जा रही है, जब कभी नाम आपको ऐसे दे दिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर ये भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिलना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद देखिए मैपिंग मेथड। यहाँ पर क्या होता है, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इसी का यूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है, छात्रों के सामने मैपिंग फॉर्मेट प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, विभिन्न जो कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत, क्रियाओं, है ना, इनको क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आप उसको शो कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से मैटर इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट मैपिंग फॉर्मेट, है ना, थ्रू द मेथड ऑफ डायग्राम, वेरियस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एक्शन, फ्लोज, है ना। तो इस तरह से एक बेटर मैनर में चीज़ों को वेरियस रिलेशनशिप के साथ एंड डायरेक्शन, सब ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई की जा सकती हैं किसके, मैपिंग मेथड, जो कि आपने पढ़ा भी है, आपके यहाँ पूछा भी जाता है, माइंड मैपिंग, है ना। तो माइंड मैपिंग से संबंधित यहाँ पर यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड में है, ठीक है। तो माइंड मैपिंग से सवाल आपके पूछे गए हैं, टूल्स वगैरह से संबंधित चीज़ें पूछे गए हैं। तो टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ होते हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने बना रखी है, पूरे वीडियो आप मिल जाएगा उसमें सारी चीज़ें कि टीचिंग और रिसर्च में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो माइंड मैपिंग में भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा था आपको कि 30 जो मेथड्स हैं आपको ऐसे बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे टीचिंग मेथड्स, है ना। इतने आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं पर कुछ मिलेंगे, कहीं पर कुछ मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और नए साल की शुरुआत अपने एक बिल्कुल टारगेट को ध्यान में रख के करिए और तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।